एवं सभी बहनों एवं भाइयों, मैं कुसुम पात्रा वर्ष से आज व्यक्तित्व की नवीन अवधारणा पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा में व्यक्तित्व शब्द को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा का तात्पर्य किसी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। जिस प्रकार प्रत्येक बालक या व्यक्ति की बुद्धि में विभिन्नता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक बालक या व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है। अतः व्यक्तित्व शब्द अनेक व व्यापक अर्थ रखता है। कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि मानव जो कुछ भी ऊपर से दिखता है वही उसका व्यक्तित्व होता है, किंतु कुछ व्यक्ति यह सोचते हैं कि मानव का जो बाहरी रूप दिखता है वह केवल दिखावा मात्र होता है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। अतः यह जानने में जटिलता धारण किए हुए है। व्यक्तित्व को बताने का सर्वप्रथम प्रयास जेनिक फ्राइड आदि ने किया था। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी की पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ है नकाब या मुखौटा।
यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन होता है, पर वे बाह्य पक्ष की ओर अधिक आकर्षित रहते हैं। संक्षिप्त रूप में इस वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो समाज केंद्रित, व्यवहारिक, साहसिक, चिंतामुक्त और आदर्शवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। हमारे विचार में बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है, समाज में सामंजस्य करने के लिए सदा सचेत रहते हैं, उनका व्यवहार दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है, ये चिंता मुक्त होते हैं, इनका ध्येय आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना होता है, इनमें आत्म प्रदर्शन की भावना अधिक होती है। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने से समाज गुणों का लाभ देखते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व अंतर्मुखी गुणों को विचार में ला सकता है और बहिर्मुखी गुणों का कार्य रूप में स्थान दे सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अच्छा लेखक, वक्ता दोनों हो सकता है। एक व्यक्ति सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है किंतु वह कोई भी कार्य अकेले ही करना पसंद करता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे अधिक विशेष संगठन है। व्यक्तित्व अनेक गुणों का संगठन होता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति उत्साहपूर्ण, कोई एकांतप्रिय, कोई मिलनसार, तो कोई चिंतायुक्त व कोई चिंतामुक्त होता है। इसका पता लगाने के लिए व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन किया जा सकता है। व्यक्तित्व का मापन तो प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वह जानना चाहता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और दूसरों का कैसा है। बोरिंग, लाइनफील्ड व बिल्ड के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं की कठिनाइयों को निवारण करने के उपाय बताए जाते हैं। व्यक्तित्व मापन के लिए साधन की आवश्यकता होती है। केवल अनुमान लगाकर वैज्ञानिक मापन संभव नहीं होता। प्रायः शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन औपचारिक रूप से करता है। जैसे जो बालक पढ़ने में तेज होता है उसे कक्षा का मॉनिटर बना देता है। ऐसे ही अनेक विधियां होती हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस प्रकार हमारे विचारों में व्यक्तित्व अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व मापन की सहायता से हम इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, व्यक्तित्व को उसकी कठिनाइयों का निवारण करने का उपाय बता सकते हैं और व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सामंजस्य करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व का मापन दूसरे व्यक्ति के प्रभाव, विचार व निर्मित धारणा पर निर्भर होता है, लेकिन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विधियों की रचना की है जो व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का मापन करती है। साधारणतः व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ विधि व्यक्ति के अनुभव तथा धारणा पर निर्भर करती है। इसमें व्यक्ति संबंधी सूचना प्राप्त करने के मुख्य 2 साधन होते हैं। पहला, स्वयं व्यक्ति से उसके संबंध में जानकारी लेना। दूसरा, व्यक्ति के संबंधित व मित्रों से उसके संबंध में जानकारी लेना। इन्हें व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधि की भी कुछ विधियां हैं, जैसे साक्षात्कार विधि, जीवन कथा विधि, आत्मकथा विधि, प्रश्नावली। साक्षात्कार विधि एक मानसिक विधि है जिसका प्रयोग शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात आंतरिक, व्यू अर्थात अवलोकन से अवलोकन। इस प्रकार इसका अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अवलोकन करना। गुडमैन हैंड के अनुसार विश्वसनीयता व विस्तार को तब तक पाया नहीं जा सकता जब तक कि मस्तिष्क में यह स्पष्ट रूप से न हो कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक प्रक्रिया का प्रक्रम है। जॉन जी बर्कले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जीवन कथा विधि व्यक्ति या बालक के प्रारंभिक जीवन में पड़ने वाले अनेक प्रभावों का अध्ययन करती है। वास्तव में यह विधि बालक के जीवन की घटनाओं, उपलब्धियों आदि का लेखा जोखा होता है। आत्मकथा विधि में व्यक्ति एवं अपने जीवन के बारे में अपने आप लिखता है, जो इस प्रकार लिखी गई रचना को आत्मकथा कहते हैं। प्रश्नावली में प्रश्नों का एक ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा संबंधित गुणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति को एक प्रश्नावली दी जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति के सामवेगिक अस्थिरता को पता लगाया जाता है। पीवी यंग
विज्ञान का उपयोग महाभियोग सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि व्यक्तित्व आकलन की विधियां होती है जिसमें जिन व्यक्तियों या बालकों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा रहा है उनकी अपनी राय के स्थान पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं, निर्देशकों, कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों आदि का राय का अधिक महत्व स्थान होता है। इसमें व्यक्ति या बालक का बाह्य व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ वस्तुनिष्ठ विधियां निम्न प्रकार हैं: निरीक्षण, निर्धारणमापी, समाज नीति, संचय अभिलेख पत्र, चेकलिस्ट, आकस्मिक निरीक्षण या रेनफोर्स रिकॉर्ड। प्रक्षेपी विधि अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अवगुणों, दोषों आदि को दूसरे पर आरोपित कर देता है, जैसे स्वच्छ न लिख पाने पर पेन या स्याही को ठीक न होने का दोष लेना। इसमें व्यक्ति को अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा आधुनिक है। अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए यह परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त एवं उपयोगी माने जाते हैं। 1939 में सबसे पहले फ्राइड ने प्रक्षेपी परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। फ्राइड ने इसे उल्लेखनीय कार्य किया। वॉरेन के अनुसार यह बाह्य जगत में दमन की गई मानसिक प्रक्रियाओं का आरोपण करने की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का संगठन होता है जो व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व विकास में कई बाधक तत्व भी होते हैं जैसे शरीर, जीवन या आनुवांशिक कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, गर्भ ग्रंथियां, कृत ग्रंथियां, यौन ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, बुद्धि, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण इत्यादि। शारीरिक तत्व के अंतर्गत रूप, रंग, शारीरिक गठन, भार, कद, वाणी या स्वर इत्यादि आते हैं। इसकी संतुलितता न होने पर हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। गर्भ ग्रंथि से अधिक स्राव होने पर व्यक्ति तनाव, चिंता, बेचैनी और उत्तेजना का अनुभव करने लगता है जिससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। उपयुक्त ग्रंथि के अधिक स्राव से व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव के एवं परिश्रमी होते हैं। पौष ग्रंथि के अधिक क्रियाशील रहने पर शरीर की लंबाई 8 या 9 फीट तक जा सकती है। इसके अतिरिक्त होने पर शारीरिक विकास ठीक नहीं होता। व्यक्तित्व में बौनेपन का दोष आ जाता है। तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम अंग मस्तिष्क होता है। किसी उद्दीपक या परिस्थिति विशेष का ज्ञान तंत्रिकाओं के सहारे मस्तिष्क का होता है। व्यक्ति तंत्रिका की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और व्यवहार करता है। उसके व्यक्तित्व का परिचायक कुछ अंशों तक उसका व्यवहार होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाला एक प्रमुख तत्व बुद्धि है। तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व में भिन्नता दिखाई देती है। भौतिक पर्यावरण भी हमारे व्यक्तित्व को एक हद तक प्रभावित करते हैं। अच्छा वातावरण मिलने पर बालक के व्यक्तित्व पर वांछित विकास होता है, परंतु वातावरण जीवन उपयोगी न होने पर हमारा विकास पर अवांछित प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व प्रभावित होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति का भी व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। निर्धन तथा धनी परिवार के बालकों में इसी कारण से व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है। साधारणतः संस्कृति का अर्थ रहन सहन, आचार विचार तथा तौर तरीके से किया जाता है। व्यक्तित्व निर्धारण में संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। व्यक्ति का जिस वातावरण में पालन पोषण होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। सही सांस्कृतिक विकास न होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षणों की दिशा में मनोवैज्ञानिकों ने जो कार्य किए हैं उनके फलस्वरूप व्यक्तित्व को मापने की कई महत्वपूर्ण विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तित्व मापन की आवश्यकता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होती है। व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग छात्राओं, सैनिकों, गृह सेवाओं के कर्मचारियों के चुनाव में, मानसिक रोगों के उपचार तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं उपचार के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों की सहायता से व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं का स्वाभाविक गुणों, आंतरिक मनोदशा, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं निर्देशन सफलतापूर्वक दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की दृष्टि से अधिक है। शिक्षार्थी के व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः उसके व्यक्तित्व को जांच करके ही व्यक्तित्व भिन्नताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, पठन विधि, पाठन परीक्षण विधि आदि की व्यवस्था की जा सकती है। शिक्षक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का अध्ययन करके ही उसके व्यक्तित्व निर्माण में
पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व परीक्षणों से व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निदान तथा उपचार दोनों किया जा सकता है। मेरे अनुसार अंत में यह कहना भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि मानव व्यक्तित्व इतना जटिल है कि उसका ठीक मापन करना और व्यक्तित्व के गुणों का पता लगाना सरल कार्य नहीं है। इस कारण से व्यक्तित्व मापन की विधियों और परीक्षणों का पूर्ण रूप से वैध और विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ हमारे लिए से आप लोग सब संतुष्ट हैं कि नहीं है? उसमें से अगर किसी के कोई क्वेश्चन सुनते समय आपके दिमाग में, आपके माइंड में, मन में कोई क्वेश्चन उठा हो तो आप पूछ सकते हैं। लक्ष्मी ने क्या नोट किया क्या? छिपी विधि बतानी है। प्रक्षेपी विधि में क्या पूछना है? प्रक्षेपी विधि है क्या, ये पूछना है क्वेश्चन में कि ये मैटर है क्या। नहीं, जो आपको आता है बताइए। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं तब तक। हाँ, किसी को दूसरा कोई प्रश्न तो पूछो। जो पीले टिक वाले व्यक्ति क्या पूछा क्या है? एनालिसिस किया है ना, ज्योतिष जी ने बताया कि ये इस तरह के होते हैं, वो चले। जो व्यक्ति होते हैं वो मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं। एक बात बीच में आपने इस्तेमाल किया कि व्यक्तित्व परीक्षण का जो योग है वो छात्राओं के निर्देशन में किया जाता है। तो क्या छात्रों के निर्देशन में नहीं किया जाता, केवल अपने छात्राओं पर हम छात्रा तो मेरे मुंह से नहीं निकलता है, गलती छात्र मेरे मुंह से गलती निकलती है। और पूछिए। और किसी के पास क्वेश्चन? जैसे वस्तुनिष्ठ बड़े हो। वस्तुनिष्ठ हुई, उसमें एक है वेब पोस्ट रिगार्डिंग क्या है? अब इतना हो सकता है सर और किसी को सर पता है सर पता है विधि क्या है ये पूछो। वस्तुनिष्ठ विधि क्या है ये पूछो। ये आपको मालूम है? ये पूछ लो कुछ। मुझे पता है ऐसा वस्तुनिष्ठ विधि क्या है। तुम किया था। जिसके अंदर विश्वसनीयता ज्यादा होती है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आते हैं जिसको बार-बार करने पर आंसर नहीं आता है। वस्तुनिष्ठता हो, इसमें शुद्धता ज्यादा पाई जाती है। मतलब आपको किसी चीज से आप प्रभावित हो, वो जो भी ऐसी विधियां जो होती हैं वो किसी विशेष टॉपिक से ही जुड़ी होती हैं और उसके आसपास तमाम और चीजें उसमें नहीं काम हो पाती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी का एनालिसिस करने लगते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी उसमें शामिल हो जाता है हमारे एनालिसिस में। अगर हमें इस मोबाइल के बारे में बताना है तो इस वस्तु को केंद्र बिंदु मान के सिर्फ इस वस्तु के बारे में बोलना है, अपना अनुभव इसमें नहीं जोड़ देना है कि हमें अच्छा लगा है तो हम इसको कह देंगे ये अच्छा है। वास्तव में ये क्या है, सिर्फ इसके बारे में, ये वस्तुनिष्ठता है। इनसे पूछो। सर ये सेमिनार जो प्रकार है, सेमिनार है ये हमारे टीचर इसको क्लियर करते हैं। सेमिनार कक्षाएं जो हैं वो इसलिए आयोजित की जा रही हैं कि वास्तव में एक कोई विषय हम ले लेते हैं और इस विषय पर एक परिचर्चा। सेमिनार का मतलब होता है संगोष्ठी या परिचर्चा। तो अब आज जैसे व्यक्तित्व पर परिचर्चा, तो उसमें एक कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। आज के परिचर्चा की विशेषज्ञ खुलसुम और हम सब लोग आपके सहायक शंका समाधान करने के लिए यहाँ बैठे, या हो सकता है कि हम में से कोई सवाल भी करे तो वो भी आज की एक्सपर्ट यही है। तो इस परिचर्चा के माध्यम से जो विद्यार्थियों के बीच सेमिनार क्लासेस हैं उसका जो उद्देश्य है वह सिर्फ यह है कि हम अपने विद्यार्थियों के आत्मबल को बढ़ाएं। है ना, जैसे शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, जो शिक्षण के 3 लेवल हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, उसमें प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च लेवल पे हम इसको डिफाइन करते हैं।
जैसे प्राइमरी स्तर पर स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, मतलब चीज़ों को याद कराया जाता है। फिर माध्यमिक स्तर पर चीज़ों को समझाया जाता है, बोध स्तर का शिक्षण होता है। तुम लोग जिस लेवल पे हो, जैसे स्नातक से ऊपर जब पहुंचते हैं हम, तो वह है चिंतन स्तर। तो वास्तव में अब हम ये चाहते हैं, और तुम लोगों को भी ये होना ही होगा, कि आप जो चीजें याद करते हैं या अभी तक याद है आपको, या जो आपने समझा है उसको अपने शब्दों में कैसे आप व्यक्त करते हैं, तो उसका प्रशिक्षण बीए में ही होना चाहिए। वास्तव में बीए में आपको ये मौका नहीं मिला, तो अब हमारा ये प्रयास है कि एमए में आप ये आपको अवसर दें, जिससे कि आप यहाँ आकर के जो कुछ जैसे व्यक्तित्व को इसने पढ़ करके अपने शब्दों में लिखा, कोशिश किया, थोड़ा बहुत जो भी किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा इसका ये प्रयास। ऐसे सभी विद्यार्थी कोशिश करेंगे तो उनका अपना एक व्यू आएगा, और सोसाइटी में या कहीं भी आप खड़े होंगे तो आप अपने विचार रख पाएंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। इसका ये उद्देश्य है। जैसे कल मैंने सवाल तो तुम्हारा बहुत छोटा था, लेकिन जवाब बहुत था। जैसे कि कल मैंने गैंगे को पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट जो आपका संकल्पना है वो आप थॉट को, विचारों को यहाँ रख सकते हैं, रखते हैं। उन विचारों में सभी की सहभागिता होती है, ध्यान रखिएगा, वो विचार सभी की सहभागिता होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि सेमिनार में हाँ जो प्रॉब्लम्स है या जो हम टॉपिक को डिसाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज और चाहते थे हम लोग, कि अब आप अपना व्यक्तित्व के बारे में एक फाइनल कमेंट कर दीजिए, आपने क्या लिखा है और क्या कहना चाह रही हैं कि व्यक्तित्व आपके दृष्टिकोण क्या है। हम फाइनल यही कहना चाहेंगे, किसी को देखकर, ठीक है, हमें उसके व्यक्तित्व का निखार नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई रोता है तो कभी वो खुशी से भी रो सकता है, कभी वो दुखी से रो सकता है। हम जब हंसते हुए देखते तो कहते वो खुश है, और रोते हुए जब देखते तो कहते वो दुखी है, लेकिन ये नहीं है। हमें किसी के व्यक्तित्व का, किसी को देख कर उसको नहीं कहना चाहिए वो अच्छे व्यक्तित्व वाला या बुरे व्यक्तित्व वाला, उसके आंतरिक गुणों को भी जानना चाहिए। और अब मैं आरती को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो आए और पुरुषों को धन्यवाद दें, और इस पूरे कार्यक्रम में सभी को धन्यवाद। खड़े होना सीखिए आप। लक्ष्मी जाओ, अगली बार से होगा। आप जब तक आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होना नहीं सीखेंगे, अरे कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ तो सब आपके फ्रेंड्स और सभी वो है ना सहपाठी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हमारे सहपाठी कुसुम का व्यक्तित्व का जो उन्होंने विषय बताया जो हमने सुना, हमें सबका धन्यवाद। आनिक सर और अजय सर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हाँ सर, साथ ही मैं सबसे राम सर जी को बुलाना चाहूँगी, 2 शब्द कहना बहुत अच्छा प्रयास है। आप व्यक्तित्व को प्रभावित करने को बताने की कोशिश की, आप उसमें साफ बता रहे हैं। एक चीज उसमें मनोशारीरिक गुणों व्यक्त्यात्मक संगठन हार्कोड की जो परिभाषा है व्यक्तित्व को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किए हैं, कई परिभाषाओं को मिला करके। तो मनोशारीरिक गुणों का व्यक्त्यात्मक संगठन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कुछ हमारे मानसिक गुण है, शारीरिक गुण है, इनमें परिवर्तन होता है, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता है। इसको सरल रूप में समझ सकते हैं, जैसे सर बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, एकदम ड्रेस मूड में हैं, स्मूथ और अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। पता लगता है यहाँ आकर के कि किसी स्टाफ में कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो सर को वहाँ जाना है। अब सर ऐसे हंसमुख चेहरा लेकर के वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ कुछ परिस्थिति के हिसाब से जाना, वहाँ लगता हंस के कह के रे बहुत दुख हुआ हमको आके, मतलब ये सुन करके आगे इसका जो सुन करके, तो यही इसका व्यक्त्यात्मक संगठन परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, ये इसका व्यक्तित्व होता है। मेरे सहपाठी ने जो बताया उसके विषय में हमारे साथी और हमारे छात्र छात्राएं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इस पर जो है इस
कक्षा लेवल पर खास तौर से ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के सेमिनार्स में जो टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का ही एक साधन है ये जो सेमिनार्स हैं। और जैसे अभी आपसे कहा था, आपका क्या नाम है? आरती जी से कहा था कि आप खड़े होकर के आप धन्यवाद ज्ञापन दीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता था पर्सनालिटी अपनी इम्प्रूव करने के लिए। तो गाहे बगाहे जो भी मौके आपको मिले, छोटे छोटे मौके आपको मिले, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के मतलब दहाड़ने के मौके होने चाहिए, बोलने के मौके होने चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक अंदर से जो झिझक है ना वो नहीं निकल सकती। देखो कुछ मुस्कुराती हुई वहाँ जाती है और बोलती है। अब क्या है कि हम बार बार उसको इस तरह के मौके देंगे तो उसकी पर्सनालिटी और डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी। मुझे लगता है कि कक्षा के जितने बच्चे हैं उन सबकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो। और ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर अगर अभी आप खड़े नहीं होंगे ना तो बहुत सारे नेता हटा लेंगे इस प्लेटफॉर्म को। और आप आपकी शिक्षा करते रहेंगे, आप शिक्षित हैं तो वहाँ खड़े होइए, वहाँ बोलिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, डेवलप करिए। मेरा यही कहना है। ओके, आप लोग शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हो। शिक्षा शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है और इसका शिक्षण करने के बाद हमारे जो प्रेजेंटेशन स्किल है ये हमारी दिखनी चाहिए। कि अन्य विषयों में अंतर यह है कि सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय है और हम लोग अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने को व्यक्त करते हैं, ये चीज़ हमको आनी चाहिए। और इसमें जो आपका आज का टॉपिक था व्यक्तित्व की नवीन अवधारणा, तो जैसा हम शैक्षणिक रूप में या भाषा के रूप में व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर हम उसका जीवन अपना उपयोग कैसे करते हैं सीखना भी बहुत जरूरी है। कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो प्रदर्शन है, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी आपने पढ़ा यही चीज जो पर्सोना शब्द है जो दिखता है वही व्यक्तित्व माना जाता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां निहित होती हैं और जो शक्ति आप बाहर प्रदर्शित कर पाते हैं, जो दिखा पाते हैं, वही आपका व्यक्तित्व माना जाता है। तो जो आपका नवीन अवधारणा नवीन समाज में चीजों को देखा जा रहा है, आपके अंदर जो भी स्किल छुट्टी है, शक्तियां छुट्टी है, उसको आप जितने ज्यादा प्रयोग करते हैं वो आपको आने वाली भावी जीवन में आपके लिए बहुत सारे रोजगार, बहुत सारे अवसरों को क्या कहता है, अवसरों के रास्तों को खोल देता है। तो जो पर्सनालिटी की नवीन अवधारणा ये कहती है कि आप जो चीज भी सीख रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, उसको जीवन में व्यवहार पक्ष में भी लाइए। क्योंकि जो सैद्धांतिक ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग कर दिए जब आप उसको अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इस सेमिनार में आए, हम अपने को व्यक्त कर रहे हैं, पढ़ने के बाद जो आप नॉलेज या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से उसको आप समाज के सामने और अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यही व्यक्तित्व की नवीन अवधारणा में यही चीज़ें आती हैं और कुलसुम ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया हुआ, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं लास्ट में शिव सर से कहना चाहूँगी कि वो अपने विचार को प्रस्तुत कर हमारे सहपाठियों का मनोबल बढ़ाएं और सेमिनार का समापन। जाओ तुम बैठ जाओ। अजय जी, मालिक जी और जितेंद्र जी और प्यारे विद्यार्थी, यह एक अभिनव प्रयोग है शिक्षा शास्त्र में। नहीं है, पिछले वर्षों में भी रहा है, लेकिन हम लोग इस शिक्षा शास्त्र विभाग में ये छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं। और दूसरी बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे छोटे भाई मालिक ने मुझे कहा कि उसका ध्वनि बहुत अच्छे से है और ये व्यक्तित्व को एक एग्जाम्पल की तरह से उन्होंने मुझे भी एक एग्जाम्पल की तरह से दिया। ये मेरे लिए आज के दिन का स्टेटमेंट ऑफ द डे, मैं इसको बहुत उस तरह से लेता हूँ और अलग तरह की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ।
मुझे ये लग रहा था कि हम अपना पुराना वाला कोट पहन के चल रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन इनके देखने की दृष्टि खास है। खास तौर से आपकी दृष्टि जो है वह महत्वपूर्ण है, और व्यक्तित्व के नए परिकल्पना या नई अवधारणा में आपकी दृष्टि का बहुत महत्व है कि आप किसी चीज को किस दृष्टि से लेते हैं। जैसे कुलसुम ने इस प्रयोग को किस दृष्टि से लिया, इफ्तिखार ने किस दृष्टि से लिया, सरोज ने कैसे लिया, निधि ने कैसे लिया, आरती ने, लक्ष्मी ने, सब ने किस दृष्टि से लिया, है ना। हम लोग अपने विभाग में भी एक एज ए टीचर इसको किस दृष्टि से ले रहे हैं। और जो व्यक्तित्व का एक जो गत्यात्मक बात मालिक ने कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर जगह एक जैसे नहीं रह सकते, हर परिस्थिति में आपको गतिशील रहना होगा और अपने आप को चेंज करते रहना होगा। एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कई रोल प्ले करता है, इसीलिए व्यक्तित्व में जो शब्द है, पर्सनालिटी में जो पर्सोना शब्द है, वो मुखौटा को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि एक ही व्यक्ति कभी पिता होता है, कभी पति होता है, कभी मित्र होता है, कभी भाई होता है, कभी पुत्र होता है, कभी शिक्षक होता है, कभी विद्यार्थी होता है। हो सकता है एक ही दिन में वो सब प्ले करना पड़े, और कभी एक ही दिन में आपने एक बात देखी होगी कुछ दिनों पहले, हो सकता है आप उस समय नहीं रहे, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री डिक्लेयर होते हैं। तो वहां दो परिस्थितियां हैं, एक परिस्थिति देश की बागडोर संभालने की खुशी, और एक मां को खो देने का दुख। तो ये दोनों के बीच कैसे आप इसी को आजकल बहुत चर्चा में है, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस है, और तुम सब में ये इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी काम करना है, लेकिन आपके सामने कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, है ना। जैसे मैं एक दिन पढ़ा रहा था, उसमें असहयोग आंदोलन के शुरुआत का जो दिन डिसाइड किया गया था वो 1 अगस्त 1920 किया गया, और उसी समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, वो लोकमान्य तिलक, उनकी डेथ हो जाती, उसी दिन सेम डे उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को टाला नहीं, चाहते तो उस दिन केवल दुख मनाते, है ना, केवल उसी में दुख डूब जाते, लेकिन आपको सुख दुख में समान भाव के साथ चलना है। गीता का भी यही संदेश है, और यही स्थिति प्रज्ञ होना है, और हम सबको इस पोजीशन में लाना, अपने आप को लाना होगा कि हम कैसे समभाव रख पाए, और एक नया जो जीवन का सुख है उसको प्राप्त कर सकें। समभाव, हर चीज में समभाव, अपने समाज में किसी भी तरह का विभेद ना करें, किसी भी तरह का जात, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, किसी भी चीज के प्रति कोई भेदभाव हमारे मन में ना हो। हम अपने सुख को दूसरे का सुख भी समझें, और दूसरे के दुख को अपना भी दुख समझें। इस तरह की पर्सनालिटी आप सब लोग डेवलप करोगे, और हम लोग इसको डेवलप कर पाने में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकेंगे, ऐसी हमारी मानना है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगला जब होगा, जिसका भी होगा, उसको हम लोग शाम को ही बता देंगे, तो बाकी सब लोग भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत फिलोसफिकल हैं, अब बच्चों के जो तैयारी है अगली वाली वो फिलोसफिकल ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा जो है और अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थी के साथ साथ विशेषज्ञों के भी मत उसमें आ जाएंगे। वैसे इस सेमिनार में हम लोगों का कोई रोल ज़्यादा नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों को बुला लिया, ये ठीक रहा, अच्छा रहा, और इसमें उस टॉपिक को समझने में थोड़ा और आसानी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कुलसुम तुमको, और सभी विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद कि इनको बहुत अच्छे से सुना, और इफ्तिखार को बहुत धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने इसकी वीडियो बनाई है, और ये जो है वीडियो शेयर किया